मेरा नाम खुशबू है। मेरा रंग रूप ऐसा था कि घर की चार दीवारी में भी सूरज की किरणों के रंग मैला हो जाता। भगवान की कृपा है कि मुझ पर किसी की गंदी नज़र नहीं पड़ी थी। जिस समय मैं इंटर कर रही थी, हम शहर में ही रहते थे। मैं अपना फेस कवर करके ही कॉलेज जाती। वैसे तो मेरा घर में किसी बात की कोई पाबंदी नहीं थी। मैं खुद ही अपनी मर्ज़ी से ऐसा किया करती थी। मेरे दोस्त भी अक्सर मेरे घर आती जाती रहती थी। मैं भी उसके यहाँ पर चली जाया करती थी। मेरे माता पिता ने मुझे ज़्यादा आज़ादी तो नहीं दी थी, लेकिन मेरे ऊपर ज़्यादा रोक टोक भी नहीं कर पाते थे। हमारे यहाँ लड़कियाँ अकेले बाजार नहीं जा सकती थी। मेरे पिताजी जॉब करते थे और मेरी माँ घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। क्योंकि हमें छोटे से शहर में रहते थे, इसीलिए शहर में कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं था। इसी वजह से इंटर के बाद मैं अपने घर पर ही बैठ गई। मुझे इस तरीके से घर पर रहने से घुटन महसूस हो रही थी। मैं चाहती थी कि मैं अब अपनी आगे की पढ़ाई करूं, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकती थी। लेकिन मैंने अपने पिताजी से ज़िद करके प्राइवेट फॉर्म भर दिया और फिर यह कर लिया, और मैं चाहती थी कि मैं आगे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूं, लेकिन मेरी ऐसा मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने सोचा घर बैठने से बेहतर है क्यों ना मैं किसी स्कूल में टीचर की जॉब ही कर लूँ। लेकिन इस मामले जॉब के लिए भी किसी बड़े आदमी की सिफारिश की ज़रूरत थी। मैंने अपने पिता से इस बारे में बात की तो वो मान गए और कहने लगे कि मैं चौधरी साहब से बात करता हूँ। हमारे इलाके में एक बहुत बड़े ज़मींदार थे, यहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा चलती थी। वह बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखते रहे थे। उनको देखने से ही पता चलता था कि इलाके में उनका कितना रौब होगा। उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, और कोई ज़्यादा उम्र के आदमी नहीं थे, तो वे सेहतमंद आदमी थे। उनके चेहरे से सुर की झलक रही थी। उनके कपड़े भी बहुत अच्छे थे। जैसे वह कमरे में आए, पूरा कमरा खुशबू से महक गया। यह उनके अंदर से आ रही थी। ऐसा समय था जिससे पहली नज़र में ही मुझे उनका दीवाना बना दिया था। मैंने उनका फेस नहीं खोला तो उन्हें जोर से शहज़ादे के देख रही थी। उनकी सब लोग यहाँ चौधरी साहब कहते थे। उन्हें सिर्फ एक बार ही नज़र भर कर मुझे देखा था और मेरे पिताजी से नौकरी की सिफारिश ले ली। मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। उन्होंने पिताजी से कहा कि आप बेफिक्र रहें, आपकी बेटी को यह नौकरी मिल जाएगी। वह हमारे पास 5 मिनट ही बैठे और फिर चले गए। इतने कम समय में ही उनका नौकर हमारे पास चाय की ट्रे लेकर आ गया। उसने वह चाय की ट्रे हमारे आगे रख दी, और उसे ट्रे में चाय के साथ साथ नमकीन, केक, बिस्कुट, काफ़ी हल्की फुल्की चीज़ भी थी। हमने वह सिर्फ चाय पी और पिताजी ने नौकर से कहा कि हम चलते हैं। वह हमारे साथ घर के गेट तक आया और फिर एक ड्राइवर से कहने लगा कि मेहमानों को उनके घर तक पहुंचा दो। जाते समय शायद चौधरी साहब भी हमारे लिए गाड़ी का इंतजाम करके गए थे। शायद उनके मेहमान नवाजी करने का यही तरीका था। उस दिन मैं चौधरी साहब को इतनी इम्प्रेस हुई कि मैं बात नहीं कर सकती। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही थी कि उन्होंने मेरी जॉब के लिए हमें हाँ भी भर दी थी। कुछ दिन बाद मेरे पिताजी ने बताया कि चौधरी साहब ने बुलाया है, हमारी नौकरी पक्की हो गई है। उनके घर के पास जो गर्ल्स स्कूल है, चौधरी साहब ने अपनी एक ज़मीन सरकार को दी है। इंसानियत के नाते उसमें एक स्कूल बना दिया गया था। वहाँ एक लेडी टीचर की जगह खाली थी। वहाँ उन्होंने तुम्हारी नौकरी की बात कर ली है। इतनी जल्दी अपनी नौकरी की खुशखबरी सुनकर तो मैं फूली ही नहीं समा रही थी। अब मुझे पता चल गया था कि सच में चौधरी साहब की कितनी बात है। लोग उनकी तारीफ ऐसे ही नहीं करते, सब लोगों की मदद करते हैं। उसके बाद जब मिलते ही स्कूल में पढ़ाने चली गई। हमारे शहर में स्कूल 20 किलोमीटर दूर था। एक बस लगी हुई थी जो सुबह को सारे टीचरों और स्कूल के बच्चों को लेकर जाती और छुट्टी के समय वापस घर छोड़कर जाती थी। मैं भी इसी बस में आती जाती थी, और वह बस भी चौधरी साहब ने ही लगा रखी थी। मेरे पिताजी बहुत शरीफ इंसान थे और बहुत ईमानदारी से काम करते थे, इसीलिए सब लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। जब मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था तो किसी ने इस बात का कोई ऐतराज़ नहीं किया। एक दिन जब हमारी सारी टीचर्स रोड पर खड़े होकर बस वेट कर रहे थे तो हवा का झोंका आया और मेरे चेहरे से नकाब उड़ गया। उसके
पास से उसी समय चौधरी साहब वहाँ से निकल कर कहीं जा रहे थे। उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया। अगले ही दिन चौधरी साहब हमारे घर आ गए और मेरे पिता के हाथ मांगने लगे। मेरे पिता ने उनकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि वह सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे इलाके का इतना इज्जतदार और इतना बड़ा आदमी मेरे घर पर मेरी बेटी के लिए हाथ मांगने आएगा। मेरे पिताजी ने मेरी माँ से इस बारे में मशवरा किया और फिर ये सोचकर हाँ कर दी कि चौधरी साहब की शादी के बाद मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। जब मेरी शादी चौधरी साहब से हुई तो मेरे रिश्तेदार और मेरे दोस्त सभी मेरी किस्मत पर रस कर रहे थे। वे कह रहे थे कि आपको इसको हमारी मालकिन होगी। चौधरी साहब ने मुझे सर पे तक सोने से हिला दिया था और हवेली में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कीमती फर्नीचर के साथ साथ नौकरों की एक बहुत बड़ी फ़ौज थी और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ भी थी। जब मैं शहर से गांव आई गई ये तो चौधरी साहब की दुल्हन देखने सारे गांव की औरतें इकट्ठी हो गई और बहुत ज़ोर से देख रही थी और मेरी बहुत तारीफ़ कर रही थी। चौधरी साहब के उन्हीं की उम्र की एक बहन भी थी जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। वह मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से कर रही थी। गाँव में सभी ज़िंदगी में जमींदार थे। यहाँ औरतें अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं जा सकती थी। किसी से मिलना जुलना और कहीं आना जाना बहुत बुरा समझा जाता था। यहाँ गांव की औरतें तो हमारे घर पर आ सकती थी, लेकिन हम उनके घर नहीं जा सकते थे। यहाँ पर औरतें घर से बाहर नहीं जा सकती थी। घर से बाहर जाना तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो चौधरी के घर की औरतें आवाज़ भी बाहर नहीं जा सकती थी। हर बात पर ही पाबंदी थी। इस घुटन भरे माहौल में मेरा दिल घबराने लगा, लेकिन चौधरी साहब मेरा बहुत ख्याल रखते थे। यहाँ के नौकर भी हर समय मेरे हुक्म का इंतज़ार में रहते थे। जिस भी काम के लिए हुक्म देता है वह समय से पहले पूरा कर देते। धीरे धीरे मेरे पति की मोहब्बत मेरे दिल में आने लगी और हवेली में एक खूबसूरत स्वर्ग बना दिया गया। इस स्वर्ग में सिर्फ मेरा हुक्म चलता था और यहाँ की मालकिन थी। चौधरी साहब यहाँ के राजा थे। उनकी इतनी ज़्यादा मोहब्बत ने मेरे सोए हुए अरमानों को जगा दिया। मैं पूरी तरह से उनकी हो चुकी थी। अब मैं उसके बिना और वह मेरे बिना जीने की सोच भी नहीं सकते थे। चौधरी साहब मुझे अच्छी अच्छी जगह घुमाया फिराया करते थे। मुझे दूसरे शहर भी घुमाने ले जाया करते थे। मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते थे। लेकिन इस गांव में पाबंदियाँ बहुत बड़ी थी। यहाँ तक कि हमारे घर पर शहर से भी कोई दोस्त भी मुझसे मिलने नहीं आ सकती थी। अजनबियों की तरह मैं के वाले भी डरे डरे रहते थे। बस थोड़ी देर के लिए ही मुझसे मिलने आते। जब मैं कहती कि मुझसे अपने माता पिता से मिलना है तो 6 महीने बाद चौधरी साहब गाड़ी पर पर्दे लगाकर घर ड्राइवर करके मुझे ले जाते। मैं अपने माता पिता के घर कुछ ही देर बैठती और वापस आ जाती। जब मेरी छोटी बहन की शादी हुई तो मुझे मेरे माता पिता के घर सिर्फ एक दिन के लिए रहने की इजाज़त मिली थी। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कोई कह दी हूँ कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। इन लोगों ने शायद इसी बात का डर था। यहाँ मेरी ज़िंदगी पाबंदियों में ही रह गई थी, लेकिन मैं यह पाबंदियाँ सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त करती थी कि चौधरी साहब मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। अगर मुझे उनकी मोहब्बत का एहसास न होता तो मैं शायद 2-3 दिन में ही कैद खाने से फ़रार हो जाती, क्योंकि एक दिन भी गुजारना यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल था। शादी के 3 साल बाद भगवान ने हमें एक संतान की खुशी दिखाई। हमारे यहाँ एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई और मैं अपने बच्चों की परवरिश में लग गई। कुछ साल बाद जब मेरी दूसरी बेटी हुई तो चौधरी साहब कुछ अलग अलग से रहने लगे और ज़्यादातर समय अब बाहर ही बिताने लगे। मैं यह सब कुछ नोटिस कर रही थी, लेकिन मैं खामोश रही, क्योंकि अभी बच्चे छोटे थे। मैं हर समय उन्हीं में लगी रहती थी। धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मैं अकेली ही रह गई हूँ और एक नौकर और एक मालिक का रिश्ता हम दोनों के बीच में रह गया है। वह मुझसे इतनी दूर हो गए थे कि मैं उनकी किसी बात को बोल भी नहीं सकती थी। वह खुद ही अपनी मर्जी के मालिक हैं, जबकि मैं मजबूर थी। मैं उनके साथ को समझ नहीं पा रही थी। मैंने एक नौकर से मिलना तय की और आगे हाथ जोड़कर उन्हें मेरे बच्चों को तरस खाकर बता दिया कि चौधरी साहब शहर में कम उम्र की लड़की से इश्क लड़ा रही हैं। उसको लेकर दूसरे शहर में जाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा शॉपिंग कराते हैं और उसे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते। कोई
बात दिल पर लग जाए तो फिर चैन कब आता है। एक दिन मैंने चौधरी साहब से पूछ ही लिया कि सुना है कि आप दूसरी शादी करने वाले हैं। उन्होंने जवाब दिया कि तुम अपनी जगह अपने घर पर रहो और अपने बच्चे संभालते रहो। मेरी ज़िंदगी में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मर्द घर से बाहर हज़ारों काम करता है। औरतों के इस बात का हक नहीं है कि वह मर्द के बाहर की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करे। अगर तुम्हारी मेरी पत्नी बनकर यही इस घर में रहना है तो आज के बाद इस बात को अपनी ज़ुबान पर मत लाना। यह कहकर वह चले गए और 5 दिन तक घर वापस नहीं लौटे। अब तो हद हो गई थी कि वह अपनी दूसरी शादी की तैयारी कर रहे थे। मैं उनसे कुछ कह नहीं सकती थी। अपने कमरे में छुप कर रोती रहती। आखिर कब तक मैं घुट घुट कर जीती। एक दिन मैंने हिम्मत करके कह दिया, चौधरी साहब अगर मैं आपके दिल से उतर गई हूँ तो मुझे अपने पिता के यहाँ छोड़ आए। फिर आप दूसरी शादी कर लेना। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। उन्होंने खामोशी से मेरी बात सुन ली मगर मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद वह मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, खुशबू तुम आजकल बहुत ज़्यादा उदास और परेशान रहती हो। चलो तुम्हें कहीं घूम कर लेके आता हूँ। चलो गाड़ी पर शहर का चक्कर लगा कर आते हैं। उन्होंने काफ़ी दिन बाद घर से बाहर ले जाने को कहा तो मैं खुश हो गई। सोचा इस घुटन भरी ज़िंदगी से थोड़ी देर के लिए तो छुटकारा मिलेगा। मैं जल्दी से बच्चों को नहलाया और तैयार कर दिया और फिर खुद जल्दी से तैयार हो गई। हम लोग शहर गए, माता पिता से मिले। बहुत दिन हो गए थे। गाड़ी उन्होंने मेरे घर के दरवाजे पर रोकी और कहने लगे, तुम जाकर अपने माता पिता से मिल लो, तब तक मैं बच्चों को पार्क में घुमा कर लाता हूँ। मैं उनकी चालाकी नहीं समझ पाई। अपने माता पिता से मिलने की खुशी में मैंने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला और घर के अंदर चली गई। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई लेकिन चौधरी साहब मुझे वापस लेने के लिए नहीं आए। मेरा सबसे बड़ा बेटा 6 साल का था और दोनों बेटियों से छोटी थी। मैं अपने बच्चों की याद में बहुत ज़्यादा तड़पने लगी और रो रो कर मैंने अपना बुरा हाल कर लिया। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी। मेरे माता पिता मुझे तसल्ली देते हुए मुझसे कहते कि अभी बच्चे छोटे हैं, उन्हें लेकर कहाँ जाएगा। तुम देखना एक दिन खुद आकर तुम्हें ज़रूर लेके जाएगा। तुम सब्र करो। लेकिन कोई माँ अपने बच्चों के लिए कैसे सब्र कर सकती है? एक पल भी अपने बच्चों से दूर कैसे रह सकती है? एक दिन पिताजी गांव गए तो पता चला कि चौधरी साहब ने अपनी दूसरी शादी कर ली है। मेरे पिताजी समझ गए थे कि उन्होंने मुझे घर किस वजह से निकाला था, ताकि उसके रोने धोने से उनके रंग में भंग न पड़ जाए। मेरे पिताजी मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया और मुझे आके सब कुछ बता दिया कि चौधरी साहब तुमसे छुपकर दूसरी शादी कर रहे हैं और तुम्हारे बच्चे उनकी बहन के पास हैं। जब उसका इन नई शादी से दिल भर जाएगा फिर वह तुम्हें आकर खुद ही ले जाएंगे। अगर तुम चुप रहोगी तो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। अगर तुमने उनको रोकने की कोशिश की तो वह जो चाहे फैसला करेंगे। मैंने भी अपने दिल में ठान ली थी कि मैं खामोश नहीं रहूँगी, अपने हक के लिए ज़रूर लड़ूंगी, क्योंकि मैं इस गांव में घुटन भरी जिंदगी को उनकी मोहब्बत की वजह से बर्बाद नहीं कर रही थी। मगर जब हम दोनों के बीच में मोहब्बत ही नहीं रही तो वहाँ रहने का क्या फ़ायदा। 2 महीने बहुत ही मुश्किल से गुजरे थे। एक दिन चौधरी साहब हमारे घर पर आए लेकिन वे अपने बच्चों को साथ नहीं लेके आए थे। मैंने उनसे पूछा कि बच्चे कहाँ हैं तो उन्होंने वे अपने साथ क्यों नहीं लेके आए। तो वह कहने लगे कि बच्चों के पास चल रही हो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो मैंने दूसरे घर में मेरे दीदी के साथ रह लेना, क्योंकि अपनी हवेली में मेरी सौतन के सामान सज गया है। आज समझ लो ऐसा ही है। यह मेरी बेइज्जती थी। एक तो मैं उनकी बीवी बनकर उनकी इज्जत के ख्याल करती थी, उनको टेंशन भरे माहौल में भी जी रही थी और उनके 3 बच्चों की माँ थी। मैंने भी उनसे साफ साफ कह दिया कि जो मेरा घर है मैं वहीं रहूँगी जहाँ मैं पहले से रहती थी। बच्चे भी मेरे साथ वहीं पर रहेंगे। वरना उन्होंने मुझसे पूछा, वरना तुम क्या करोगी? मैंने भी कह दिया कि वरना मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, बस मेरे बच्चे आप मुझे यहाँ दे दीजिए। उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार और सोच लो, बहुत बड़ा फैसला है।
ऐसा ना हो कहीं तुम अपनी ज़िद की वजह से सबसे दूर हो जाओ। मैंने उनसे कहा दूर तो मैं हो चुकी हूँ, अब और कितनी दूर हो सकती हूँ। उन्होंने भी मुझसे कहा ठीक है। उन्होंने एक बार फिर भी मुझे मनाने के लिए यहाँ समझाने की कोशिश नहीं की और चले गए। फिर वह कभी दोबारा नहीं आए। मैं अपने बच्चों के लिए तड़पती रही थी, लेकिन उधर से कोई भी खबर नहीं आती, बिल्कुल खामोश सी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। जब मेरे पिता ने मुझे इतना परेशान देखा तो मेरे चाचा से मशवरा किया, जो शहर में रहते थे। वह वकील थे। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए कोर्ट में अपील करते हैं, ताकि वह बच्चों की माँ को उससे दूर न रख सके। इतने छोटे बच्चे को कानूनन माँ की से दूर नहीं रख सकते। पिताजी चाचा के कहने में आ गए और कोर्ट में बच्चों की कस्टडी का केस कर दिया। जब चौधरी साहब के पास नोटिस भेजा तो उनके बदले में तलाक के पेपर भिजवा दिए था। जल्दबाजी की वजह से मेरे सारे रिश्ते टूट चुके थे। अब मैं हाथ मलती रह गई। मैं सोच रही थी कि काश एक कदम मैं न उठाती तो चौधरी साहब किसी दिन ज़रूर मुझे लेने आ जाते। जब मैं नहीं शादी का बुखार उनसे उतर जाता तो उन्हें मेरी अहमियत का पता चल जाता और उनकी नज़रों में मेरी अहमियत और ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं उनके 3 बच्चों की माँ थी। मगर मैं जल्दबाजी में सब कुछ गंवा दिया। मुझे पता नहीं था कि यहाँ कानून सिर्फ़ किताबों में ही पाया जाता है। आम ज़िंदगी में औरत को कब इतनी आसानी से अपना हक मिलता है। मुझे बच्चों की जुदाई में रहकर दौरे पड़ने लगे और चाचू ने अदालत में चौधरी साहब ने बच्चों की कस्टडी मुझे मिल जाने का केस फाइनल कर दिया। अभी कैसे केस चल ही रहा था कि एक दिन भगवान ने मर्जी में भी पिताजी ने हार्ट अटैक हुआ और वह दुनिया से चले गए। अब हमारा कोई सहारा भी नहीं था और केस हारने की सबसे बड़ी वजह यही बनी, मेरा बेटा राहुल जो अभी 7 साल का हो गया था। अब मेरी सारी उम्मीद उसी से जुड़ी थी। उसके भोली-भाली सूरत मेरी खुशियों की वजह थी। मैं उसे कैसे भूल जाती। उसी दिन मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी जब अदालत का फैसला किया कि चौधरी साहब अपने बेटे राहुल को रखने से ज़्यादा हकदार हैं। पहले फैसले में यह वजह बताई गई कि राहुल की माँ की ज़िम्मेदारी उठाने वाले उसके बाप का देहांत हो चुका है और उसके घर में कोई दूसरा आदमी कमाने वाला नहीं है। अब उसकी माँ का भी डिवोर्स हो चुकी है और वह कोई नौकरी भी नहीं करती। जबकि बच्चों को आपके खुशहाल ज़िम्मेदार और इज़्ज़तदार अमीर आदमी हैं। समझ में उनकी बहुत इज़्ज़त है और बेटे की परवरिश बहुत अच्छे से कर सकता है। इसके अलावा वह अपनी हैसियत की वजह से पढ़ाई-लिखाई में भी अच्छी जगह करवा सकता है। तो आपके पास बेटे का फ्यूचर अच्छा रहेगा। उसकी माँ के बच्चों के गरीबी के अलावा कुछ नहीं दे सकती, बल्कि बच्ची चाहे तो कुछ दिन के लिए माँ के पास रह सकती हैं। इस समय में उसका बाप को उसका खर्च देना पड़ेगा। मुझे अपने बेटे राहुल की जुदाई बर्दाश्त नहीं थी। मैंने अपने चाचा से कहा कि जब तक राहुल मेरे पास नहीं आएगा मैं बच्चियों को भी नहीं लूँगी। आप कुछ करें, मुझे राहुल चाहिए। अभी फैसले में सिर्फ कॉपी ही मिली थी कि जज साहब ने अपना आखिरी फैसला नहीं सुनाया था। एक दिन चौधरी साहब की गाड़ी हमारे दरवाजे पर आकर रुकी और गाड़ी के पे बैठे रहे, जबकि उनकी एक नौकरानी मेरे दोनों बेटियों को घर के अंदर लेके आई और कहने लगी कि मालकिन आपके बच्चों को मैं आपके देने आई हूँ। मैंने पूछा चौधरी साहब कहाँ हैं, तो कहने लगी गाड़ी में बैठे हैं। राहुल मेरे सवाल को उसे नौकरानी में कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं रोने लगी और अपने कंधे हिलाकर बोली, बताओ वह कहाँ है, उसे क्यों नहीं लेकर आए? जबकि अदालत के फैसले के अनुसार वह मेरे बेटे को मुझे से मिलवा सकता है। मुझे रोता हुआ देखकर नौकरानी भी रोने लगी और कहा कि तुम्हारा बेटा राहुल अब इस दुनिया में नहीं है। चौधरी साहब का उसकी बहन ने उसकी जायदाद को लेकर झगड़ा हो रहा था। बहन अपने हिस्से की आधी वसीयत अपने बेटे छोटे भाई के नाम लिखवाना चाहती थी, लेकिन चौधरी साहब का यह बंटवारा नहीं करना चाहते थे। इसी झगड़े की वजह से बच्चों को उसकी बुआ के घर से लेके आ गए थे और सौतेली माँ के पास रख दिया।
दिया, लेकिन उनकी सौतेली माँ ने उसका ख़्याल नहीं रखा और एक दिन राहुल बहुत ज़्यादा बुखार था और छोटी मैडम ने उन्हें बुखार में नहला दिया। कहने लगी कि बुखार में नहाने से बुखार उतर जाता है, लेकिन उस बुखार में क्या उतरा था, उससे तेज़ हो गया और सर्दी में उस मासूम को निमोनिया हो गया। रोने लगी और मैं होकर गिर गई। ये मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरी नौकरानी की गाड़ी में तक पहुंचाया और चौधरी साहब दोनों बेटियों को हमारे पास छोड़कर चले गए थे। उसके बाद वह हमारे दरवाजे पे कभी नहीं आए, लेकिन उनकी बहन हर महीने ज़रूर हमारे घर पर आती थी हमसे मिलने के लिए। उन्हें मेरे बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उन्हीं की बहन ने मुझे ये पता चला कि चौधरी साहब की दूसरी पत्नी के तौर तरीके अच्छे नहीं थे। वो ख़ानदानी पत्नियों की तरह नहीं, एकदम बिल्कुल ही समय नहीं था। वह हमारे घर में रीति रिवाजों को नहीं मानती थी। मेरे बच्चों के साथ उनका बर्ताव भी अच्छा नहीं था। उनका बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रखती। चौधरी साहब उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहने लगे। ये जब राहुल का देहांत हो गया तो उन्होंने उसी को इसका ज़िम्मेदार ठहराया और दूसरी पत्नी को तलाक दे दी। उन्हें पछतावा होता था कि उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है वह तो मैं घर से निकाला है और बच्चों को तुमसे दूर कर दिया। शायद यह सब उसी की वजह से हुआ है। मैं बदनसीब अपने भगवान से पूछती थी कि आखिर मेरा क्या कसूर था कि मैं अपने बेटे को आखिरी बार भी नहीं देख सकी। इन सब में 1 साल बाद ही चौधरी साहब ने तीसरी शादी कर ली और औरत उन्हीं के ख़ानदान की थी। उनके किसी रिश्तेदार में कोई रिश्तेदार थी। लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते थे, कहते थे कि चौधरी साहब की तीसरी पत्नी असल में वह औरत है जो उसके लिए बनी है। वह औरत के मुँह में ज़ुबान भी नहीं थी। उसका दिल बहुत ही अच्छा था। वह सबसे बहुत अच्छे मिलती-जुलती थी। भगवान ऐसी पत्नी ज़रूरतमंद आदमी को 13 साल की उम्र तक मेरे पास ही रहे। फिर चौधरी साहब उनको ले गए क्योंकि वह कानूनन बस इतनी ही उम्र तक मेरे पास रह सकती थी। मैंने भी कोई ज़िद नहीं की। मेरी माँ ने भी मुझे समझा दिया कि बेटियाँ बाप के पास ही सही रहती हैं। ज़माना ख़राब है, जवान बच्चों को पढ़ाना लिखाना और शादियाँ करना ही एक तलाकशुदा औरत के बस की बात नहीं है। यही बात और हमारे घर पर तो कोई मर्द कमाने वाला नहीं है, तो अच्छे घराने में उनकी शादियाँ कैसे कर पाओगी? अगर उनको अपनी माँ से मोहब्बत होगी, तो शादी के बाद यह ज़रूर तुमसे मिलने आएँगी। मेरी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा था। चौधरी साहब के घर पर उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम हुआ और उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद वह अच्छे वाले ख़ानदान में उनकी शादी कर दी। आज अपने घरों में अपने पतियों के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। आज उनके पास बच्चे भी हैं। अपने पतियों की भी समाज में इज़्ज़त है और एक बहुत बड़ा मकान है। कभी-कभी मुझसे मिलने आती हैं और मुझे भी अपने घर पर लेकर जाती हैं। मेरी बच्चियों को उनके बाप के पास चले जाने के बाद मेरे चाचा मुझे और माँ को अपने घर ले गए थे। उन्होंने मेरी दूसरी शादी की जतन की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि दूसरी शादी करके मैं अपनी बेटियों को नहीं खोना चाहती थी। अगर मैं दूसरी शादी कर लेती तो मेरी बेटियां मुझसे रिश्ता ख़त्म कर देती। वह मुझसे मिलने को तड़पती रहती और उनके पति उन्हें मुझसे मिलने नहीं देते और ना ही मुझे उनके घर जाने की इजाज़त होती। मैं अपनी बेटियों से रिश्ता रखने की खातिर अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देती। मुझे इस कुर्बानी पर कोई दुःख नहीं था। मेरी माँ का देहांत के बाद मेरी बेटी ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, वह मुझे अपने घर ले गई। मेरी दोनों बेटियों के पति बहुत अच्छे थे, मेरी बहुत इज़्ज़त करते थे। दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी। यह देवरानी जेठानी के रिश्ते में बनी हुई थी। उनके ससुराल वाले भी मेरी बहुत इज़्ज़त करते थे। उनके ससुर भी मेरी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे और अपनी पत्नी में कभी देहांत हो चुका था, लेकिन
मुझे अपनी बेटियों के पास आए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि उनके घर में माहौल बहुत अच्छे से ढल चुकी थी। मेरे दोनों दामाद बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया। हम सब उनके ही घर में एक साथ हँसी-खुशी रहते थे। मेरी दोनों बेटियाँ, मेरे दामाद मुझे सहारा दिया। ज़िंदगी के इस आखिरी मोड़ पर वह लोग मुझे मेरे साथ खड़े थे। मैं भगवान का शुक्रिया अदा अदा करती हूँ कि आज मेरी बेटियाँ मेरी आँखों के सामने और वह बहुत खुश हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ सँवर गया। भगवान ने मुझे उसका फल भी इसी तरह दिया है। जिस तरह से चौधरी साहब का घर यहाँ से कुछ ही दूर पर था, मगर वह बहुत कम ही बेटियों से मिलने आते थे। जब कभी वह अपनी बेटियों से मिलने आते तो बेटियों से मिलकर चले जाते। मैं भी अपने कमरे में चली जाती, कभी भी उनके सामने नहीं आती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा और उनका आमना-सामना हो। उम्र के इस आखिरी हिस्से में भगवान ने मुझे इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे दी थी, इसी वजह से मैं हर समय भगवान के आगे हाथ जोड़ती रहती और उनका शुक्रिया अदा करती रहती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।